Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. I have qualified CSIR NET GRF with All India rank 103. Till now we have completed vitamin A, D, E. Now today's topic, which is the last topic of lipid chapter, is vitamin K. Vitamin K, it's as like other vitamin, it's again an essential micronutrient. That means our body cannot synthesize it. We are dependent on diet source for it, for its supply. And also in traces it perform very important biological role in our system, body system. uh, जैसे कि विटामिन ए विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, स्पर्म मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. विटामिन ई की बात करें तो इट वाज एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड जिसकी वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था. एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म इंटीग्रिटी के लिए भी. तो अगर हो सकता है आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए दैट which vitamin is responsible or important for sperm motility and which one is responsible for sperm integrity. इस तरह से हो सकता है विटामिन डी और विटामिन ई करके आपको ऑप्शन में हो, तो आप ये एक दिमाग में याद रखिएगा कि मोटिलिटी के लिए डी और इंटीग्रिटी के लिए ई. तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमने विटामिन कवर कर लिए हैं. आज का हमारा टॉपिक है विटामिन के. विटामिन के थोड़ा सा हिस्ट्री के भी बात करते हैं कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई और किस तरह से इसका नाम विटामिन के रखा गया. तो विटामिन के, ठीक है ना. विटामिन के एक्चुअली एक डैनिश साइंटिस्ट होते थे, सर हेनरिक डैम. वो अपने फ्रेंड्स के साथ में एक रिसर्च कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट उन्होंने सोचा क्यों ना किया जाए. और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया वो था चिकन को उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप में बांट दिया. एक चिकन को तो उन्होंने नॉर्मल सप्लाई रखा कि मतलब कि उसके फूड में डाइट सोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए. एक जो बेचारा ग्रुप था उसको गरीब सा बना दिया. उसको बिल्कुल ही ना उसको कोलेस्ट्रॉल मिलता था ना कोई फैट, उसको सिंपल बाकी सब कुछ मिल रहा था उसके डाइट में, बट कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह सब कुछ रिमूव था. कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या देखा कि जो हेल्दी जो जिसको कि रिच सप्लाई हो रही है, नॉर्मल सप्लाई हो रही है, उसमें कोई दे ऑल वर हैप्पी एंड हेल्दी. जबकि वो वाला ग्रुप था जिसको कि कोलेस्ट्रॉल नहीं था, उसको देखा कि ना धीरे धीरे वीक होने लगे. वीक होने के साथ साथ जैसे वो गिरते या कुछ भी उन्हें चोट लगती, तो अगर अंदरूनी चोट लगती तो हिमरेज टाइप का अंदर ही अंदर ब्लड क्लॉट जैसा, मतलब कि फटने लगा था उनका अंदर ही अंदर. और अंदर से अजीब सा या कुछ कट लग जाता तो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं थी. इट वॉज लाइक अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर उन्होंने नोटिस किया. और जिससे कि कुछ ही दिनों में जो भी पर्टिकुलर वहाँ पे चिकन को चोट वोट लग रही थी वो मर जाता था. इस तरह का पैटर्न वो देखते गए. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मे बी कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर रीजन फॉर दिस डिसऑर्डर. बट फिर उन्होंने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल ऐड कर दिया उनके डाइट में, बट इससे भी कोई सुधार नहीं देखा. तो धीरे धीरे वो कुछ कुछ अपना चीज़ें ऐड करते गए. कई टाइम तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म किया, दो ग्रुप में बांट के कुछ चीज़ें वो अपना ऐड करते गए. बट बहुत सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली उनको एक ऐसा कुछ मिला जो उन्होंने ऐड किया और वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर रुका उन चिकन्स में. तो उस मेजर डाइट कंपोनेंट को उन्होंने कहा कि इट्स अ विटामिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन. इट्स अ विटामिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन, है ना. कोएगुलेशन क्या होता है, क्लॉटिंग ही होता है, ब्लड क्लॉटिंग. तो फिर इसका नाम दिया गया इस तरह से कि जर्मनी में इसका नाम, क्योंकि जर्मनी में जो कोएगुलेशन है इट स्टार्ट्स विद के. तो भाई इट इज इट इज अ विटामिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन. वहां से ये नाम आया कि इसको हम विटामिन के कहेंगे. ये स्टोरी थी. बेचारे चिकन से इतने खा में मारे गए. ठीक है, कोई बात नहीं. तो विटामिन के का नाम इस तरह से, क्योंकि भाई इस विटामिन के की ना बहुत अजीब सी खासियत. इसमें को क्लो ये बहुत सारे के इस तरह के अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है. क्यों वो बताती हूँ. ये तो हमें पता चल गया कोएगुलेशन है. नाउ दिस विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंजाइम दैट इज कार्बोक्सिलेज. एक्चुअली इट इज ग्लूटामिल. इसका एक आगे भी नाम जुड़ता है, ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज. ठीक है, क्यों? बिकॉज इट कार्बोक्सिलेट
some again clotting factors, देखिए क्लो, which are important for clotting और coagulation, ठीक है ना, देख रहे हैं इतने सारे क्लो, कोएगुलेशन में को, तो ये बहुत सारे को क्ल इन सब से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत इजी है कि विटामिन के का क्या रोल है, तो ये हम याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन के डिटेल में और क्या क्या छुपा हुआ है, विटामिन के क्या टाइप्स हैं, विटामिन के की क्या बायोकेमिस्ट्री है, क्या डाइट सोर्स है। डाइट सोर्स की अगर बात करें, पहले इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप, K1, K2 and K3, K1, K2 and K3, ठीक है, 2, ओके। K1 जो है दैट इज कॉल्ड एज फाइलोक्विनॉन और फाइटोनाडायोन, इसको कहते हैं हम मैना क्विनॉन और इसको मैना डायोन, ठीक है। अब इन सबके जो एक स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होगा, विटामिन के की अंदर आ रहे तो कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। एक्चुअली दे ऑल आर मेड अप ऑफ अ नेफ्थाक्विनॉन रिंग। नेफ्थाक्विनॉन रिंग इज नथिंग, ये एक क्विनॉन, एक बेंजीन रिंग। जब क्विनॉन क्या होता है, क्विनॉन इज अगेन अ 6 मेंबर्ड रिंग, जिसके कि फर्स्ट जिसमें कि 2 कार्बोनाइल ग्रुप जुड़े हुए हों एंड दे शुड बी सेपरेटेड, इधर एडजेसेंट हो या फिर सेपरेटेड हो बाय अ विनाइल ग्रुप, दैट इज CH2 एंड CH2। इस तरह से एक ग्रुप से अगर जुड़े हुए तो उसको हम क्विनॉन रिंग कहते हैं। When this quinone ring get attached with an aromatic or benzene ring, then this structure is called as नेफ्थोक्विनॉन, ठीक है, नेफ्थोक्विनॉन रिंग कहलाता है। Further, on the basis of the category, it may consist of a long chain, which is again an isoprenoid. Isoprenoid का बड़ा important सा रोल रहा है अभी तक, हर एक स्ट्रक्चर में ये आ ही जाता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप दिस चेन में बी सैचुरेटेड और में बी अनसैचुरेटेड, ठीक है, एंड वेरी इन द लेंथ ऑल्सो, ठीक। तो उसके हम डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट था ये नेफ्थोक्विनॉन। नेफ्थोक्विनॉन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिलेटेड टू ऑल दी विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन K1 जो है वो हमें मेनली लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आपका ये कुछ आपके नट्स से भी हमें मिल जाता है एंड आपके पम्पकिन, एवोकाडो, ये सब से भी हमें विटामिन K1 मिलता है। विटामिन K2 जो है मेनाक्विनॉन, इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, चीज, एग। ऑल्सो विटामिन K2 हमारे जो गट में जो बैक्टीरियाज हैं इंटेस्टाइन में, हमारे कुछ हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया आर नॉट ऑलवेज हमारे लाइक दे आर नॉट ऑलवेज एनिमी, दे कैन बी आवर फ्रेंड टू, स्पेशली दोज विच रिसाइड्स इन आवर गट, हमारे इंटेस्टाइन में जो रहते हैं दे आर आवर फ्रेंड्स, बिकॉज वो बहुत हमारे डाइजेशन के लिए और हमारे फिजियोलॉजिकली बहुत अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ ही देख लीजिए विटामिन K2 सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो विटामिन K2 इज मेजरली सिंथेसाइज बाय आवर गट बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ एंड विटामिन K3 इज एन सिंथेटिक विटामिन के फॉर्म, जो कि हम बाहर से एज अ सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है। जब भी किसी को विटामिन के की कमी हो जाती है तो ये एक दवाई के तौर पे दिया जाता है, ठीक है ना। तो दिस विटामिन K3 कैन नॉट बी सिंथेसाइज आवर बॉडी और नॉट इवन डाइट सोर्स में भी नहीं मिलता, ये आपको एक प्रॉपर एक दवाई के फॉर्म में ही ये मिलता है, ठीक है। So K1 is obtained from leafy vegetable, K2 is obtained from cheesy product, dairy product and fermented product. इसके अलावा एग से मिलता है, मीट से मिलता है और हमारे गट बैक्टीरिया भी इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो ये रहा सोर्स और ये हुआ हमारा कंप्लीट टाइप। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इट्स बायोलॉजिकल रोल।
तो बायोलॉजिकल रोल में जैसा कि मैंने कोएगुलेशन तो आप लोगों को बता ही दिया, थोड़ा सा हम कोएगुलेशन की भी डिटेल में अगर हम बात करें थोड़ा ज़्यादा आपको विजन क्लियर हो जाएगा। जब भी आपका चोट लगती है, मान लीजिए आपका हाथ है, बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया मैंने, सॉरी, चलिए, ये एक आपकी मान लीजिए स्किन की लेयर है, ठीक है। अब इस स्किन को लग गया कट, यहाँ आपका कट लग गया है। कट लगते साथ ही क्या होगा कि ये अगर ना दिखे तो ये आपका, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, स्वाभाविक है, हमारे हर जगह ब्लड वेसल्स हैं, तो दे गॉट रप्चर, है ना। रप्चर हुआ तो भाई ये ब्रेक टाइप, मतलब ब्रेक हुआ तो ये रप्चर हुई, इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हुआ। ये फॉर्मेशन होते साथ ही क्या होता है कि हमारे ब्लड में ना काफ़ी सारे आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स यूं ही फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे सिग्नल मिलता है कि भाई यहाँ पे कुछ रप्चर हुआ है तो ये प्लेटलेट्स आके ना यहाँ पे कलेक्ट होने लगते हैं, थोड़े बहुत आरबीसीज भी आ ही जाते हैं क्योंकि ब्लड तो फ्लो हो रहा है तो आरबीसीज भी आ ही जाते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज फिब्रिन। फिब्रिन भी आके यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला प्रोसेस नहीं होगा ना तो ब्लड फ्लो होता ही जाएगा, जैसे कि उस चिकन वाले ग्रुप में हुआ था, है ना, जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं दे रहे थे सर हेनरिक डैम। तो क्या हो रहा था कि भाई ये ब्लड फ्लो होता जाएगा एंड अल्टीमेटली हमारा ब्लीडिंग रुकेगा नहीं एंड ब्लड लॉस बहुत हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस होना जरूरी है और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम कोएगुलेशन। अब ये प्रोसेस देखने में तो मैंने 2 मिनट में आपको बता दी, इतना इजी है, बट इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारा मैकेनिज्म है इसके पीछे। वो क्या क्या है, चलिए वो उसके बारे में बात करते हैं। अब ये फिब्रिन जो है ये कहलाता है क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 2। क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 2 के अलावा क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10। ये कुछ एक क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं जो कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहे होते हैं क्लॉटिंग के लिए, कोएगुलेशन के लिए। एंड दीज ऑल इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स गेट एक्टिवेटेड वाया, सपोज कीजिए इन सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, है तो सारे के सारे प्रोटीन ही, प्रोटीन लंबी सी चेन होती है बिकॉज ये सारे अमाइनो एसिड से ही बना होता है। तो अमाइनो एसिड्स में भी क्या, एक हम अगर ग्लूटामेट की बात करें पर्टिकुलरली, ये आगे की चेन में अमाइनो एसिड है और ये देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर ग्लूटामेट का ये होता है, ठीक है, इन सारे उसमें यही स्ट्रक्चर एक होगा। लेकिन विटामिन के क्या करता है, अभी दिस फॉर्म इज एक्चुअली नॉट एक्टिव, दिस फॉर्म इज नॉट एक्टिव, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। नाउ विटामिन के along with glutamyl कार्बोक्सिलेज में अकेले में भी ये क्षमता नहीं होती कि इसको एक्टिवेट या कार्बोक्सिलेट कर पाए, क्योंकि ये खुद एक एपो एंजाइम की तरह रहता है। जब तक विटामिन के आके इसके साथ जुड़ेगी नहीं, ये होलो एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा और एक्टिवेट खुद भी नहीं हो पाएगी, ये भी खुद भी इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है जब तक कि विटामिन के ना आ जाए। तो विटामिन के जैसे ही आता है नाउ, अब ये एक्टिव हुआ, अब ये क्या करेगा, इसमें एक प्लस COOH एक और कार्बोक्सिल, नाम ही कार्बोक्सिलेज है तो कार्बोक्सिल एक और जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिल एक और जुड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, नाउ दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू, ये अपना लंबा सा प्रोटीन चेन है, ये CH COO आगे की चेन, इस पे क्या होगा, दो आज, अब ये नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, ठीक है ना। अब 2 नेगेटिव, एक और कार्बोक्सिलेशन हो गया, इसका कार्बोक्सिलेशन हो गया तो ये नाउ इट कैरीज 2 नेगेटिव चार्ज, नाउ इट इज एफिशिएंट टू बाइंड विथ 1 कैल्शियम आयन बिकॉज कैल्शियम आयन कैरीज +2 चार्ज। तो ये +2 जैसे ही इस पे आ जाएगा, ये क्या करेंगे,
ब्लीडिंग हुआ मतलब ये सारा सिग्नल आपका तभी एक्टिवेट होता है, तभी होता है जब आपको कोई कट वट लगा होता है, ये सब कुछ तुरंत तभी शुरू हो जाता है। तो +2 जैसे ही आएगा, अब क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स जो इकट्ठी होना शुरू हुई है, इसको भी सिग्नल मिला है कि वहां पे मुझे जाना है भाई, कि यहाँ पे कट लग गया है। तो ये 7 जैसे ही हुआ, ये इसके सरफेस पे आके चिपक जाएगा अलोंग विद दीज क्लॉटिंग फैक्टर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैल्शियम के साथ आके इसके सरफेस पे आके जुड़ना शुरू होगा। तो ये जितने भी प्लेटलेट मैंने बताया यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके सब पे और ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स आके जुड़ा हुआ है along with so many of clotting factor। कैल्शियम आयन है और ये सारे जो भी आपको फाइब्रिन टाइप के फाइब्रिल्स दिख रहे हैं, दे आर क्लॉटिंग फैक्टर, दे आर मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लॉटिंग। So vitamin K along with glutamyl carboxylase activate these clotting factor at particular glutamate की पोजीशन पे कार्बोक्सिलेट करता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मेजरली किसे, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 को, इन 4 के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्टिवेशन के लिए। अब विटामिन के, क्योंकि यहाँ पे इसने तो कार्बोक्सिलेट कर दिया और खुद बेचारा इनएक्टिव हो जाता है, तो इसके एक्टिवेशन के लिए देयर इज अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज इपॉक्साइड रिडक्टेज। क्योंकि जैसे ही ये CO कार्बोक्सिलेट ग्रुप इसको ऐड करा देता है, इट सेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू इपॉक्साइड, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंजाइम आता है इपॉक्साइड रिडक्टेज, जो इसको फर्दर एक्टिवेट करता है कि भाई जिससे कि दूसरा जब भी कोई चोट लगे या कुछ और इसी तरह के कैस्केड के लिए एक्टिव हो जाए। So this actually vitamin K perform for coagulation. Now there is another important protein that is called as osteocalcin. Osteocalcin एक प्रोटीन होती है, osteocalcin। osteocalcin में भी यही प्रक्रिया काम करती है, यही प्रोसेस काम करता है कि उसमें भी एक ही प्रोटीन है जो कि हमारे मेनली बोन्स में होती है, हमारे दांतों में होती है। इट इज प्रेजेंट इन आवर बोन्स एंड टीथ एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ बिकॉज इट बाइंड्स कैल्शियम आयन। तो ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है अनटिल अनलेस इसके ग्लूटामेट, अगेन इसमें अमाइनो एसिड इज ग्लूटामेट इज एन अमाइनो एसिड दैट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन। सो जब तक ये कार्बोक्सिलेट नहीं होगा, दिस प्रोटीन रिमेन्स इनएक्टिव, इट कैन नॉट बाइंड। वही है, क्योंकि अभी क्या है, एक ही नेगेटिव आयन है। अब एक नेगेटिव आयन है तो कैल्शियम तो भाई उसी के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास 2 नेगेटिव हो, है ना। तो अगर जब तक एक नेगेटिव है तो कैल्शियम के को ये नहीं जोड़ पाएगा, तो कैल्सिफिकेशन हमारे दांतों में, हमारी बोन में नहीं कर पाएगा। जैसे ही विटामिन के ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज को के साथ जुड़ के here it works as coenzyme that combine with this apoenzyme, and now it activates or it carboxylate this glutamate of this protein। ultimately osteocalcin activate होता है। देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, हाँ ये इसमें एक छोटा सा ये ग्लूटामेट है और फिर अल्टीमेटली वही आपका कार्बोक्सिलेट होगा NHCHCOO, है ना, यही स्ट्रक्चर होता है हमारे अमाइनो एसिड का, CH नेगेटिव COO नेगेटिव H2। नाउ इट कैन बाइंड विद अ सिंगल कैल्शियम आयन। ये हमारा एक्टिवेट ऑस्टियोकैल्सिन है। तो मेजरली जो विटामिन के है उसका काम यही है कि इट एक्टिवेट्स दी प्रोटीन, चाहे वो क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्म में थी हमारे कोएगुलेशन के प्रोसेस में, वहाँ भी ये कट कर रहा था उस प्रोटीन को और मतलब कि एक्टिवेट करा रहा था ग्लूटामेट के पोजीशन पे, सो दैट इट फर्दर कोएगुलेशन का कैस्केड ये कंप्लीट कर पाए, प्लेटलेट से कंबाइन करके अधेयर करके वो सारा एक जेल लाइक मतलब कि स्ट्रक्चर सबको बाइंड अप कर पाए एट द साइट ऑफ इंजरी। यहाँ पे ऑस्टियोकैल्सिन में भी ग्लूटामेट की पोजीशन पे ही उसको कार्बोक्सिलेट कर रहा है सो दैट इट कैन बाइंड विद कैल्शियम आयन, जिससे कि हमारी बोन की जो मिनरलाइजेशन मतलब ये कैल्शियम कैल्सिफिकेशन हो पाए, स्ट्रॉन्ग बने। इसकी अब स्वाभाविक है इसकी डेफिशिएंसी की अगर तरफ हम आगे बढ़े तो अगर ये इसके डेफिशिएंट होने लगे विटामिन के तो क्या होगा। विटामिन के अगर डेफिशिएंट होती है तो स्वाभाविक है कोएगुलेशन नहीं होगा, नंबर 1 जो डिसऑर्डर है, हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे सारे,
ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हेमरेज हो सकता है, इंटरनल क्लॉटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो रुके ही ना, है ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। दूसरा क्या है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम अगर नहीं डिपॉजिट होगा तो हमारी बोन कैसे हो जाएंगी, डेंसिटी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, पोरस बोन हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, सॉरी। तीसरा, अगर हम स्पेशली बात करें इन्फेंट्स की, या कह लीजिए कि न्यूनेट्स की, मतलब कि फिटस में भी अगर और पीछे जाए, प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, विटामिन के प्लासेंटा से इजीली मूव नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको प्रॉपर विटामिन के मिलता ही नहीं है। वो वैसे तो डिपेंडेंट है ही अपने माँ पे हर एक चीज़ के लिए, लेकिन विटामिन के प्लासेंटा क्रॉस ही नहीं कर पाता बहुत अच्छे अमाउंट में। तो विटामिन के डेफिशिएंट बच्चा वैसे भी जैसे ही जन्म लेता है वो वैसे ही डेफिशिएंट रहता है। तो उसके पीडियाट्रिशियन क्या तुरंत ही उसको विटामिन डी वगैरह तो देते ही देते हैं, साथ में वैक्सीन वगैरह लगती है, लेकिन विटामिन के की भी एक दवाई शुरू कर देते हैं कि भाई इसकी, जिससे कि जो स्टार्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो कई बार होता है जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, जो कि जन्म से पहले ही टाइम से कंप्लीट करने से पहले ही आ जाते हैं, तो उनके केस में क्या होता है कि इंटरनल हेमरेजिक, कहीं भी आपको देखो कि बहुत ही इंटरनल बॉडी में कहीं भी इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से क्या होता है अनफॉर्चुनेटली ऐसे बेबीज़ की डेथ भी हो जाती है। ये डिसऑर्डर इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़रूरी है कि वो हर चीज़ बहुत अच्छे से खाएं, क्योंकि डबल अमाउंट में रिक्वायर्ड रहता है, बेबी के लिए भी और आपके लिए तो रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज द deficiency of vitamin K is very prone in infants, and it may cause internal hemorrhage, hemorrhagic disorder कर सकता है इन इन्फेंट्स। दूसरा समस्या क्या है, और दूसरा समस्या एक और है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, मतलब कि आफ्टर जस्ट आफ्टर इट्स बर्थ, बॉडी मतलब गट जो है, जो मैंने गट बैक्टीरिया की बात करी जो कि विटामिन K2 सिंथेसाइज कर रहे थे, वो क्या होता है बच्चों की गट बहुत ही स्टेराइल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ बाहर का बहुत खाया तो नहीं, तो वो बैक्टीरिया उतने डेवलप नहीं हो पाते, उतने होते ही नहीं, इनफैक्ट स्टेराइल ही रहते हैं। तो क्या है, विटामिन K2 तो दे कैन नॉट इवन सिंथेसाइज इट with the help of these bacteria, because they are totally absent in their gut. So again they are responsible for some outsource, क्योंकि they are on just mother feed पे रहते हैं, mother feed में विटामिन K इतना ज़्यादा नहीं सप्लाई हो सकता, तो अगेन कुछ सप्लीमेंट पे ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा जो विटामिन K की डेफिशिएंसी की वजह से समस्या हो सकती है, दैट कैन बी, हाँ, another important function or feature of vitamin K is it can perform like एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम कर सकता है। मेम्ब्रेन का जो पेरोक्सीडेशन मैंने आपको विटामिन ई वाले चैप्टर में भी बताया था, वो ये मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर ऐसा कुछ होता है विटामिन के लिए डेफिशिएंसी में, कुछ स्टडीज ने कैंसर भी रिपोर्ट किया है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजन रेडिकल को स्कैवेंज करता है, तो इट कैन इट्स डेफिशिएंसी में ऑल्सो cause cancer, ठीक है। So these all things we have completed under the section of deficiency of vitamin K, and इसका जो normal requirement होता है that is per day 70 to 140 microgram per day एक एडल्ट में, ठीक है ना, इतना रिक्वायरमेंट है, तो इतना आप कैसे भी करके अपना कैलकुलेट करके ज़रूर लीजिए, अदरवाइज काफ़ी समस्या आप लोगों को हो सकती है, ठीक है। आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन दीज वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल बटन, जिससे कि सबसे पहले अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ मैं आपको डाल रही हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर कोई भी कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सो दैट मैं आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सही दिशा में बढ़ पाऊँ। मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।